हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है प्लीज इसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? व्हाट इज योर सिटिंग हावर? हाउ मेनी हावर्स यू सिटिंग? कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ते हो? प्लीज इस चीज़ को जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये जो सिटिंग हावर है यही डिसाइड करता है कि आपका जो भविष्य है उसमें आपका लेवल कैसा होने वाला है। ठीक है, कहाँ तक आप जाएंगे, आप कितनी ऊंचाइयों को टच करेंगे, ये भी सिटिंग हावर ही बताता है। क्योंकि यार जब तक तुम बैठ के पढ़ोगे नहीं तब तक वो क्वालिटी निकलेगी नहीं। तो फॉर दिस क्वालिटी यू नीड टू स्टडी, वही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। इस इकोनॉमी की सीरीज में स्वागत है आप सबका। टूडेज टॉपिक है रिसेशन। आज हम रिसेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे बिहाइंड वाले सेशन में हमने रिकवरी, बूम और डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमी में रिकवरी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है और बूम इन इकोनॉमिक्स क्या होती है। टुडे इज वी हैव डिस्कस अबाउट द रिसेशन। ठीक है। इस बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक बेहतरीन थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। बाबर का एक थॉट है, एक उसकी लाइन है। जब वो युद्ध हार जाता है, जब उसका सब कुछ छिन जाता है, फरगना मतलब अफगानिस्तान के किसी एरिया से उसको निकाल दिया जाता है, सैबानी खान उसको हरा देता है, तो बाबर कहता है सब कुछ हार गए तो क्या हुआ, सब कुछ हार गए तो क्या हुआ, लेकिन वो हिम्मत, वो जज्बा और वो आत्मशक्ति और कुछ कर दिखाने का जो अंदर से जुनून है ना, उसको अभी नहीं हारेंगे, कयामत तक लड़ेंगे। तो ये बेहतरीन लाइन थी बाबर की। और शायद इसी लाइन ने बाबर को हिंदुस्तान में आने के लिए मजबूर कर दिया। और शायद इसी लाइन की वजह से हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी को पटकनी दी थी बाबर ने। सो ये चीज़ें होती हैं ना, तो आपको भी देखना पड़ेगा। कोई एक लाइन जीवन में, चाहे तुम कभी कभी मूवी देख रहे हो या कुछ प्रक्रियाएं कर रहे हो, किसी की बातों से वो जब अंदर से टच कर जाती है ना, वो टोटल पूरा डीएनए साइड जाके फीड हो जाती हैं सर। जब चीज़ें फीड हो जाती हैं तो अंदर वो जो स्पार्क उठता है ना, जो आग उठता है ना, उसका जवाब ही नहीं। फिर कितनी भी समस्या, कितनी भी मुसीबत आए, फिर तुम तैयार हो जाते हो, नहीं सर अब तो करना है, जो होगा देखा जाएगा ना। तो बाबर की जो लाइन थी कि कयामत तक लड़ेंगे, पसंद आ गई सर। बहुत बेहतरीन लाइन थी और उसने करके भी दिखाया। अरे इसीलिए तो उसको हिंदुस्तान की दौलत नसीब हुई उसको, इसी जज्बे और इसी जुनून के कारण से। नियम है, नियम है सर। ताकत और जज्बा संसार में अच्छी अच्छी चीज़ें दिला देते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, तो किसी बेहतरीन लाइन को ढूंढो, तुम भी ढूंढो, क्या ज़िंदगी तुम्हें दिला देगी। और जिस दिन वो अंदर से पूरा टच करेगा ना, उस दिन तो अगले विजेता तुम ही होगे। क्योंकि वही मोटिवेशन अंदर भरा रहता है ना सर, फिर वो ख़त्म नहीं होता, वही है। फिर उसके बाद तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें फिर मोटिवेशन ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तुम बढ़ते चले जाते हो। फिर संसार तुम्हारा।
सो इसी बेहतरीन ऊर्जा के साथ चालू करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, रिसेशन, व्हाट इज रिसेशन, ये है क्या? एक तो आपने पढ़ा डिप्रेशन, मतलब दबाव, तनाव तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर। दूसरा टॉपिक है रिसेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे इन्फ्लेशन का इसमें क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फ्लेशन, क्या रोल है इन्फ्लेशन का इस रिसेशन में। लिखा है दिस इज समव्हाट, दिस इज समव्हाट सिमिलर टू द फेज ऑफ डिप्रेशन। ये कह रहा है कि डिप्रेशन की तरह यह भी सिमिलर होता है, जैसे कि डिप्रेशन होता है उसी तरह रिसेशन भी होता है, लेकिन कुछ तो अंतर है। बी में कॉल इट अ मिल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का हल्का झोंका आप इसको बोल सकते हैं रिसेशन को, लेकिन ये खतरनाक तो होता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, बी में कॉल इट मिल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, फाइटल फॉर इकोनॉमीज, इकोनॉमीज के लिए घातक होता है। एज दिस मे लीड टू डिप्रेशन इफ नॉट हैंडल विद द केयर एंड इट्स टाइम, अगर ये समय रहते देखा नहीं गया, समय रहते इसकी पहचान नहीं की गई, रिसेशन की समय रहते अगर पहचान नहीं की गई, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत हाई फाई इफेक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर। डिवस्टेशन एक शब्द है, डिवस्टेटिंग इफेक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर, और धराशायी भी कर सकता है, क्योंकि जो चीज़ें धीरे धीरे जड़ों को काटती हैं, दीमक, वो अच्छा खासा असर दिखाते हैं, उतना तेज कुल्हाड़ी का असर नहीं होगा। एक कुल्हाड़ी मार दो पेड़ कट जाए, चोट तो तेज लगेगी लेकिन पूरा पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन दीमक धीरे धीरे खा के पूरे पेड़ को खत्म कर देते हैं। ये रिसेशन क्या करता है, अंदर से इकोनॉमी को खोखला कर देता है, सीधी भाषा में। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच फॉलोड द यूएस सब प्राइम क्राइसिस, यूएस के अंदर क्राइसिस आया था, उसी के बेसिस पे इसकी स्टडी की गई। देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह, यूरोप, यूएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यही सब हुए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट द होल यूरोपियन या यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज इन ऑलमोस्ट have basically brought in the severe recessionary trend there. Major traits of recession to a great extent are similar to that of depression. Depression के लगभग सिमिलर ही होता है, except the point 4 of the depression discussed earlier may be summed up as follows. जैसे कि इसके बारे में पढ़ो, लिखा है there is a general fall in a demand as economic activities take a downturn. जो इकोनॉमी होती है उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, उसमें गिरावट नॉर्मल लेवल पे आती है, जनरल फॉर्म पे आती है। लेकिन अगर आप इसको मेज़र नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको ट्रैक नहीं किया जाएगा, तो आगे चल के आप ट्रैप में फंस सकते हैं, पूरी इकोनॉमी ट्रैप में फंस सकती है। इकोनॉमी एक्टिविटीज टेक अ डाउन टर्न, इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर एंड शोज फर्दर साइन ऑफ द फॉलिंग डाउन। ठीक है, इन्फ्लेशन लोअर होता है और एक सिंबल शो अप करता है, दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोज होते हैं धीरे धीरे मोड में। इंडस्ट्रीज रिजॉर्ट टू प्राइस कट्स टू सस्टेन दियर बिजनेस, इंडस्ट्रीज अपने लेबरों को हटाती हैं, एम्प्लॉयज़ को छांटने लगती हैं। ठीक है, प्राइस से मैच करने के, मार्केट के प्राइस से मैच करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए, और ये धीरे धीरे इस चीज़ का इफेक्ट बहुत हाई लेवल पे होता है जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 1996 से 97 इंडियन इकोनॉमी वॉज टेकन अप बाई साइकिल ऑफ रिसेशन। ये आप नोट करके रख सकते हो, 1996 और 97 के दशक में ये रिसेशन को देखा गया था अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत।
बेसिकली ड्यू टू अ जनरल डाउन टर्न इन डोमेस्टिक एज वेल एज अ फॉरेन डिमांड इनिशिएटेड बाय द साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ मिड 1990s। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन जो क्राइसिस हुआ था रिसेशन के कारण से 1990s के दौरान, वहाँ पे करेंसी क्राइसिस हुआ था 1990 के दौरान, वहाँ पे इस चीज़ को देखा गया था। होल प्लान ऑफ इको मतलब उस समय देखा गया था, कहने का तात्पर्य द होल प्लान ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द इंडिया वाज डीरेल्ड एंड इट वाज ओनली बाय द एंड ऑफ सन 2001 से 2 दैट इकोनॉमी वाज एबल टू रिकवर। जब 96-97 के दौरान ये प्रक्रिया हुई, तो इसके कारण से सन 2001 या 2 के दौरान हम इसको कवर करने में कामयाब हुए रिसेशन से। ठीक है, व्हाट मे अ गवर्नमेंट ड्यू टू द रेस्क्यू द इकोनॉमी फ्रॉम द फेस ऑफ रिसेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, पढ़ते हैं उसके बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी कट डाउन। आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा ड्यूरिंग व्हेन द रिसेशन कमिंग। देखो जब रिसेशन आया था तो गवर्नमेंट पूछेगी, जब रिसेशन आया था उस समय गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए इस रिसेशन से टैकल करने के लिए। बात समझ में आई? और इसको आप वर्ड से भी कनेक्ट करके उत्तर दीजिएगा, संसार को जोड़ के। ठीक है, लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी कट डाउन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को काटा गया। कंज्यूमर्स हैव हायर डिस्पोजेबल इनकम। कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो ज़्यादा थी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स, इट मीन्स इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देने के बाद जो तुम्हारे पास इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। बात समझ में आई? ऑन द वन हैंड एंड द गुड्स शुड बिकम चीपर, सामानों को सस्ता किया गया। ऑन द अदर हैंड दस दियर इज अ होप दैट डिमांड माइट पिकअप। जिसकी ये सब प्रक्रियाएं की क्यों गई? डिमांड, प्राइस को सस्ता किया गया, सामानों को टैक्स कम किया गया जिससे लोगों के पास पैसा बचे। और जब लोगों के पास पैसा बचेगा तभी लोग डिमांड करेंगे, तभी मार्केट में डिमांड आएगी। और समझ सकते हो पावर ऑफ डिमांड क्या हो सकती है। बात समझ में आई? तो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस which I have already discussed about the demand topic। इसके बारे में हमने कई बार बताया कि इस डिमांड की पावर पूरी इकोनॉमी में लाजवाब है। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली द इनकम टैक्स, डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स इज स्लैश्ड टू इन्हांस द डिस्पोजेबल इनकम। कम किया गया डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए। इनकम आफ्टर डायरेक्ट टैक्स पेमेंट जिसको बोला जाता है। सैलरीज और वेजेस शुड बी रिवाइज। सैलरीज रिवाइज की गई मतलब इंक्रीज की गई, और वेजेस भी रिवाइज किए गए। अपवर्ड बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज जनरल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर्स। एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन ऑफ द फिफ्थ पे कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिफ्थ पे कमीशन रिकमेंड किया। ठीक है, विदाउट मच डिलिब्रेशन इन द 96-97। आगे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस सच है जैसे कि कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ जिसको सेनबैट भी बोला जाता है, सेल्स टैक्स हुआ, शुड बी कट डाउन, इसमें कमी की गई। जिसके कारण से क्या हुआ? प्रोड्यूस गुड्स रिच, ठीक, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा इन द मार्केट एट द चीपर प्राइस, और मार्केट में चीपर प्राइस अवेलेबल। बात सीधी है, जब कंपनियों को छूट मिलेगी, सब्सिडीज मिलेंगी, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है चीपर अमाउंट में अवेलेबल होगा, चीपर प्राइस पे अवेलेबल होगा। ठीक है, चीपर अमाउंट और चीपर प्राइस में डिफरेंस है। अब चीपर अमाउंट मतलब क्वांटिटी को दर्शाने लगता है, और चीपर प्राइस ये मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट यूजली गोज ऑन टू फॉलो द चीप मनी सप्लाई पॉलिसी। ठीक है, बाई स्लैशिंग डाउन इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द बोर्ड एंड लेंडिंग प्रोसीजर इज आल्सो लिबरलाइज्ड। गवर्नमेंट क्या किया? चीप मनी सप्लाई पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई पॉलिसी को उन्होंने चीप किया। ठीक है, स्लैशिंग डाउन इंटरेस्ट रेट को कट किया अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, और लेंडिंग प्रोसीजर को भी लिबरलाइज्ड किया। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। टैक्स ब्रेक्स आर अनाउंसड, ठीक, फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव एरियाज। टैक्स ब्रेक को अनाउंसमेंट किया गया जिससे क्या हो सके, अगर नए एरिया में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर पैसा रखे रहोगे उसमें जो टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, उस पैसा को एक जगह स्टोर रहेगा तो उससे कोई फायदा थोड़ी है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ऑल द अबव गिवन मेजर वर टेकन बाय द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 96-97 टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ मीनस। मीनस मतलब खतरे से बाहर निकालने के डिफरेंट स्टेप लिए गए। ठीक है,
1998-99 के दौरान एनडीए गवर्नमेंट अल्टीमेटली द मेजर्स टेकन अप बाय गवर्नमेंट अकम्पनीड बाय द जनरल रिकवरी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी जनरल रिकवरी देखी गई। इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम द बाउट ऑफ रिसेशन। ठीक है, मेनी एक्सपर्ट हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, विद अ 0% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कई एक्सपर्टों ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इकोनॉमी में कोई सटीक चीज़ें काम नहीं करती हैं, लॉजिक कितने भी एक्सपर्ट बता दें। ठीक है, केन्स थ्योरम देख लो, ठीक है, अदर किसी फिलॉसफी किसी इकोनॉमिक्स का थ्योरम देख लो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी काम नहीं करती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और ये चाहिए भी, ये तभी पता चलता है कि इनकम के नए सोर्स किस प्रकार से तलाश किए जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ डिफाइन रिसेशन टेक्निकली आल्सो। कैसे किया? एनी इकोनॉमी सीइंग फॉल इन इट्स जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। ध्यान देना, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी में फॉल आ रहा है, इस सेट टू बी टेक्निकल रिसेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये शो ऑफ करने लगता है, सर ये नीचे की तरफ जा रहा है। डिक्लेयर टू डिक्लेयर ग्लोबल रिसेशन द एजेंसीज गो इनटू डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, डिमांड ऑफ ऑयल, इट इज कुछ चीज़ों को बेसिक बना के लिया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हुआ, डिमांड ऑफ ऑयल हुआ। इट इज़ डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आल्सो। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है? कहाँ पे युद्ध चल रहा है और तेल हमारे यहाँ प्रॉपर सप्लाई जिसके ऊपर दुनिया अधिकतर डिपेंडेंट है, उसकी सप्लाई में क्या डिसरप्शन आ रहा है, एनर्जी की सप्लाई में क्या डिसरप्शन आ रहा है, उसके रेट में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके उसी हिसाब से तय किया जाता है कि रिसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे रसिया यूक्रेन वार हुआ हो रहा है, इजराइल फलस्तीन वार हो रहा है। ठीक है, और मान लो एक वार कहीं और खुल जाए, यूरोपीय सेक्टर में खुल जाए, या फिर क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान सेक्टर में, इंडिया चाइना में खुल जाए, या फिर इंडोनेशिया क्षेत्र में कहीं खुल जाए, साउथ चाइना सी में एक फ्रंट खुल जाए। ठीक है, तो ये सब दर्शाएंगे रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा। इट इज़ डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आल्सो। ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉलिंग बिलो 2.5% इज कंसिडर्ड टेक्निकल रिसेशन। कितना? 2.5% जब नीचे जाने लगता है तो कह सकते हैं कि टेक्निकल रिसेशन जो है आने लगा है। थ्रेशोल्ड ग्रोथ रेट फॉर द टेक्निकल ग्लोबल रिसेशन 2.5%। 2.5% को थ्रेशोल्ड ग्रोथ रेट बताया गया इसको। थ्रेशोल्ड मतलब समझते हो क्या वर्ड है थ्रेशोल्ड? आई लव दैट, क्योंकि जानते हो ये इसका मतलब होता है लिमिट। तुम लोगों ने अपने जीवन में भी थ्रेशोल्ड लिमिट बना के रखी है। तुम्हारे जीवन में एक थ्रेशोल्ड लेवल होगा, फिजिक्स पढ़े हो, उसमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का टॉपिक है, अगर पढ़े हो तो। उस चीज़ को जब क्रॉस करती है फ्रीक्वेंसी तो हाइयर हो जाती है अपर साइड में, डाउन साइड में लोअर हो जाती है। दिस इज अ मीडियम थ्रेशोल्ड। और इसको आप मिडिल क्लास से भी कनेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये थ्रेशोल्ड मतलब ये हुआ। तो क्या तुम भी सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में थ्रेशोल्ड पॉइंट लगा हुआ है कि तुम इसी पे चल रहे हो? अगर इसी पे चल रहे हो तो रिजल्ट भी इसी लेवल से आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी लिमिट को क्रॉस करके देखा करो, इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को से ऊपर उठ के देखो, कि तभी पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है। जब हम थ्रेशोल्ड पॉइंट मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तुम रोज 5 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन 10 घंटा पढ़ के देखो कंटिन्यू वे में, फिर देखो आनंद। बात समझ में? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द थ्रेशोल्ड टॉपिक। ठीक है, आगे क्या टॉपिक है? आगे है ग्रोथ रिसेशन। एक्चुअली में देखो, ग्रोथ रिसेशन मतलब क्या हुआ? ग्रोथ में रिसेशन, दो पहलू इसके भी हैं। ग्रोथ में रिसेशन और आफ्टर ग्रोथ व्हाट इज रिसेशन। ठीक है, तो ग्रोथ में जब रिसेशन आता है तो वही जो क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस
डिसाइड किया गया वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा कि 2.5 से अगर क्या कहते हैं ग्लोबली डाउन हो रहा मार्केट, देन इट इज़ शोइंग दैट कि ग्रोथ रिसेशन हो रहा है। तो उसी के बेसिस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होने लगता है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल में कटिंग आने लगती है, प्राइस जो है क्या बोलते हैं उसमें कंपनियां प्राइस मैच करने के लिए मार्केट से लेबर या एम्प्लॉयज़ को छटनी करने लगती हैं, ठीक है। तो उस समय क्या बोलता है, उसको ग्रोथ रिसेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद डिटेल से पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन कॉइन्ड बाय इकोनॉमिस्ट टू डिस्क्राइब एन इकोनॉमी दैट इज ग्रोइंग एट सच अ स्लो पेस। कोई भी इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे मुद्रा में ग्रो कर रही है, ठीक है, स्लो पेस, दैट मोर जॉब आर बीइंग लॉस्ट देन आर बीइंग एडेड, ठीक है। कई जॉब जो कि स्लो ग्रोथ के कारण ऊपर कंपनी से कई एम्प्लॉइयों को निकाल चुकी है, ठीक है। जॉब भी पैदा हो रही है, ऐसी बात नहीं, स्लो ग्रोथ से जॉब भी पैदा हो रही है, लेकिन इसके कारण से कई एम्प्लॉइयों की छटनी हो चुकी है। बस में तुम सोचो, अब तुम इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, करो कनेक्ट। क्या तुम इस ग्रोथ रिसेशन की तरीके से ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में? सोचना, क्या तुम इस लेवल से ग्रो कर रहे हो जीवन में, या फिर तुम्हारी स्पीड कुछ और है? जोड़ना इससे। और ये पता कैसे लगाओगे तुम किस लेवल से ग्रोथ कर रहे हो? चाहे एक्चुअली में अब तुम पहले डिसाइड करो तुम किस अपने क्या कहते हैं जो तुम काम कर रहे हो उसमें कौन सा क्षेत्र या सेक्टर है जिसमें तुम पता लगाना चाहते हो कि मैं इस क्षेत्र में किस लेवल का ग्रो कर रहा हूँ। सिंपल लॉजिक, मान लो तुम पढ़ाई में करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लेके चले आओ और सॉल्व करो पता लग जाएगा तुम्हारा लेवल क्या हो रहा ग्रो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब पढ़ा करो ना, इसको लाइफ से कनेक्ट किया करो, फिर आनंद आता पढ़ने में, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे? जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट देन आर बीइंग एडेड। द लैक ऑफ जॉब क्रिएशन मेक इट्स फील एज इफ द इकोनॉमी इज इन रिसेशन। बात सही है। देखो अभी क्या है देश में, विकास का जो लेवल है अधिकतर मोड में चेक कैसे किया जा रहा है, जॉब के क्रिएशन से। जॉब क्रिएट हो रही कि नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि कंट्री के अधिकतर जो युवा हैं उनको जॉब ही चाहिए ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा चेक किया जा रहा है। क्योंकि सर सबके अंदर ऊर्जा थोड़ी है महारथी बनने की, नहीं, ठीक है। इफ द इकोनॉमी इज इन रिसेशन इवन थ्रो इकोनॉमी इज स्टिल एडवांसिंग, मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट बिटवीन 2002 से 2003 तक यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी वाज इन द फेस ऑफ ग्रोथ रिसेशन। यूनाइटेड स्टेट जो इकोनॉमी थी वो ग्रोथ रिसेशन में थी। In fact, at several points over the past 25 years, US economy is said to have experienced a growth recession। मतलब 25 सालों से, ठीक है, पिछले 25 सालों में यूएस इकोनॉमी ने इस ग्रोथ रिसेशन का सामना किया है, ठीक है। दैट इज इन स्पाइट ऑफ गेन्स इन द रियल जीडीपी, जॉब ग्रोथ वाज आइदर नॉन एग्जिस्टेंस और वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड एट अ फास्टर रेट देन द न्यू जॉब वर बीइंग एडेड। मतलब बताया गया इस ग्रोथ रिसेशन के कारण यूएसए में जॉब लॉस्ट ज़्यादा हो रही थी और जॉब ऐड कम हो रही थी। जॉब लोग खो ज़्यादा रहे थे, पा कम रहे थे। बात समझ में आई? क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं होगी यार तो कंपनी फैक्ट्री ही नहीं लगाएगी। बात समझ रहे हो ना? ग्रोथ ही नहीं, कंपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री ही नहीं लगाएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होगा? तो अपना खजाना थोड़ी खाली करेगी। ठीक है, टॉपिक है उसके बाद डबल रिसेशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डबल रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरो जोन में प्रिस्क्राइब हुआ, ठीक है। टेक्निकल 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ फॉलिंग जीडीपी, जब जीडीपी में 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में जब जीडीपी फॉल करती है तो उस चीज़ को हम डबल डिप रिसेशन कहते हैं, ठीक है। लॉजिक सेम है सबका। रिसेशन जो ग्रोथ रिसेशन मैंने पढ़ाया है उससे डबल डिप रिसेशन दोनों का टॉपिक सेम है। डबल डिप रिसेशन रिफर टू अ रिसेशन फॉलोड बाय अ शॉर्ट लिव्ड रिकवरी दिखाता है, फॉलोड बाय अनदर रिसेशन, जीडीपी ग्रोथ स्लाइडिंग बैक टू नेगेटिव आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ टू ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ। इसमें क्या होता है, ठीक है, 2 क्वार्टर तो जीडीपी ग्रोथ लेगी, उसके बाद तीसरे क्वार्टर में निगेटिव साइन शो करने लगता है।
शेयर मार्केट शेयर उछाल लिया एक हफ्ता, फिर दूसरे हफ्ता भी उछाल लिया, तीसरे हफ्ता गिर गया। दिस द लॉजिक बिहाइंड दैट। After a quarter or two of positive growth, the causes for such a recession vary but often include a slowdown in the demand, क्योंकि डिमांड फॉर द गुड्स, जो गुड्स की डिमांड होती है उसमें स्लो डाउन आ जाता है। ड्यू टू दिस एक कारण पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो अपर गया, एक बार डिमांड इंक्रीज हुई फिर से डाउन कर दी, फिर डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन उसके बाद फिर से लो हो गया। मतलब कुल मिला के बात यह है, डिमांड में अप्स एंड डाउन आता रहता है इसके कारण से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ द ले ऑफ फोर्सेड जॉब कट्स, क्योंकि इसमें जॉब कट्स होती जाती हैं। जब जॉब कट होंगी पैसा नहीं जाएगा लोगों के पास, जब पैसा नहीं जाएगा तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। ठीक है, एंड स्पेंडिंग कट बैक्स डन इन द प्रीवियस डाउनटर्न। ठीक है, मान लो यहाँ पे हाई था, यहाँ पे जॉब चली गई, फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे क्या कहते हैं जॉब चली गई, फिर से यहाँ से और डाउन चला आया। बात समझ में? डबल डिप हुई में भी इवन ट्रिपल डिप। ठीक है, डबल या ट्रिपल डिप लगाता है ये। वर्स्ट केस सिनारियो फियर स्पेकुलेशन ऑफ इट मूव द इकोनॉमी इनटू अ डीपर एंड लॉन्गर रिसेशन। ये प्रक्रिया जो होती है वो तो मान लो स्लो रेट से रिसेशन लेके आ रहा था, लेकिन जो डबल डिप रिसेशन होता है ये इकोनॉमी को बहुत डीपर निगेटिव वे में लेके जा सकता है। ये खतरा है और ये खतरनाक भी है। ठीक है, moves the economy into a deeper and longer recession and recovery becomes too difficult। रिकवरी डिफिकल्ट होती है इससे। ठीक है, एज द वर्ड सा इन द केस ऑफ यूरो जोन क्राइसिस ड्यूरिंग द यूरो जोन क्राइसिस, ये सन 2013 के आसपास हुआ था। उस समय एक वर्ल्ड की इकोनॉमी इस क्या कहते हैं डबल डिप रिसेशन को देखा था। ठीक है, तो देयर वाज अ फियर ऑफ सच अ रिसेशन इन द यूरो जोन क्राइसिस। सो टुडे वी हैव एंडेड दिस इन्फ्लेशन चैप्टर। इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे कोई बेहतरीन टॉपिक देख के, और या फिर आप कमेंट मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इस इन्फ्लेशन को पढ़िए जिस तरह मैंने पढ़ाया है, क्योंकि जब चीज़ों को आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से तो समझ में बेहतरीन ढंग से आता है। और इस इन्फ्लेशन से आप समझिए पावर ऑफ डिमांड होती क्या है, इससे मैंने भी सीखा पावर ऑफ डिमांड क्या होती है। ये पावर ऑफ डिमांड क्या होती है, क्योंकि इसी डिमांड की पावर में कई चीज़ें निर्भर हैं। अब तुम इस डिमांड की पावर को अपने जीवन के रियल भाग में कनेक्ट करो, जोड़ो उसको, फिर समझो कि इससे इसके कारण से कितने फैक्टर अधिक जिम्मेदार हैं। बात समझ में आई? इस पे एक वीडियो आने वाला, पावर ऑफ डिमांड। सूत पुत्र कर्ण से अंगराज बनने का सिंगा सॉरी फॉर सूत पुत्र कर्ण से अंगराज कर्ण बनने का सिद्धांत पावर ऑफ डिमांड कहलाता है। इसमें डालूंगा वीडियो। किसी डिमांड के कारण सूत पुत्र कर्ण जो है अंगराज कर्ण बन गए। इस डिमांड को पढ़ने से अगर तुम इन्फ्लेशन में इस डिमांड को कनेक्ट करके पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि डिमांड तुम्हें राजा बनने का सिद्धांत देता है। सोचो मैं इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हें भी करना है कि ये डिमांड जो है तुम्हें राजा बनने का सिद्धांत बता रहा है। और जगह तो लॉजिकली पढ़ते हो तुम, थियोरेटिकली, यहाँ प्रैक्टिकल वे में देखोगे पावर ऑफ डिमांड से हाउ वी कैन बिकम अ किंग। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, इस तरह पढ़ो आप, पढ़ो मस्त रहो, योग करो, ध्यान करो, बिकॉज दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सक्सेस। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझो। इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेशन ख़त्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, सो
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई सेशन। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकत इकट्ठा करो, मुस्कुराते भी रहो।